नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम सीटेट परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सब ने शिक्षा के बारे में पढ़ लिया है तथा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ लिया है। अब तक हमने इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ा था, अब हम इस टॉपिक को जोड़ कर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहली बात, जो शिक्षा का अर्थ होता है मानव व्यवहार में परिवर्तन। मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षा का अर्थ होता है। और मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? मनोविज्ञान का अर्थ होता है मानव व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक, शिक्षा होता है मानव व्यवहार में परिवर्तन और मनोविज्ञान होता है मानव व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान ये होता है परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। आसान से इसकी परिभाषा है, अगर हम फिर से देख लेते हैं कि जो है परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। जब कोई बालक स्कूल जाएगा तो वहाँ से कोई चीज़ सीख के आएगा। ठीक, जब सीखेगा तो वहाँ से कोई चीज़ क्या करेगा, वो सीख कर आएगा। सीखने से उसके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और जब उसी परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसी को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। आसान सी परिभाषा इसकी है। उसके बाद जो शिक्षा मनोविज्ञान की विचारधारा का जो उद्भव हुआ था, पहली बार जो इसका विचारधारा हुआ था वो रूसो के द्वारा आया था। रूसो के प्रकृतिवाद के द्वारा ही शिक्षा मनोविज्ञान की विचारधारा का उद्भव माना जाता है। आप सब जानते होंगे कि रूसो ने प्रकृतिवाद के समर्थक थे। उसी वाद के द्वारा ही शिक्षा मनोविज्ञान का विचारधारा आया था। और उसके बाद मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने का श्रेय रूसो को जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज की विचारधारा का उद्भव कहाँ से हुआ शिक्षा मनोविज्ञान का? तो रूसो के प्रकृतिवाद का। तथा मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो भी किसे जाता है? रूसो को ही जाता है। रूसो ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम इमाइल था। उसने उस पुस्तक में लिखा कि बालक एक पुस्तक के समान होता है और टीचर्स को क्या करना चाहिए? उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, स्टूडेंट क्या एक बुक है और टीचर्स को क्या करना चाहिए? उस बुक की स्टडी करनी चाहिए ताकि जो है उस बालक के बारे में वो अच्छी चीज़ें जान सकें। और दूसरों ने क्या कहा कि बालक जो है स्वयं प्रकृति की गोद में रहकर सीखता है। ये सारे कथन रूसो के ही है। इसने इमाइल पुस्तक में लिखा था कि बालक एक पुस्तक के समान है, अतः सभी शिक्षकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, और ये ध्यान दीजिएगा कि विचारधारा का उद्भव रूसो के प्रकृतिवाद से हुआ था और मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम रूसो ने ही किया था। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जॉन लॉक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम जो संप्रत्यय था, जो पहला संप्रत्यय था, वह जॉन लॉक ने दिया था। इन्होंने दो कथन दिए थे, तबला रासा। तबला रासा का अर्थ होता है क्लीन स्टेट ऑफ माइंड। क्लीन स्टेट ऑफ माइंड, ये जो कॉन्सेप्ट था किसका था? ये जॉन लॉक ने दिया था। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जो है बालक बालिकाओं का जो मस्तिष्क होता है कोरिसरेट की भांति होता है और मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। ये कथन किसका है? जॉन लॉक का है। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। जॉन लॉक ने ये दो कथन थे वो अपने संप्रत्यय जो थे तबला रासा में दिए थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मनोविज्ञान का सर्वप्रथम संपत्ति किसके द्वारा दिया गया था? तो वो थे जॉन लॉक। सर्वप्रथम विचारधारा कहाँ से आया? सर्वप्रथम विचारधारा आया रूसो के प्रकृतिवाद से। सर्वप्रथम मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किसने किया? इसका भी श्रेय जाता है किसको? रूसो को ही जाता है। सर्वप्रथम संप्रत्यय किसने दिया? तो जॉन लॉक ने संप्रत्यय दिया। उसके बाद जो है जॉन डीवी ने शिक्षा मनोविज्ञान की एक वृहद प्रयोगशाला की स्थापना शिकागो में 1894 में की। ये हम शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ। इसका सबसे पहले विचारधारा रूसो ने दिया, संप्रत्यय जॉन लॉक ने दिया। उसके बाद डीवी ने जो है इसकी एक जो है वृहद स्थापना की, किसकी? प्रयोगशाला की। कहाँ? शिकागो में। कब? 1894 में। उसके बाद जो है 1900 में ही
शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव एक शाखा के रूप में हुआ। अभी तक जो है शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत पढ़ते थे, मनोविज्ञान के अंदर ही शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था। परंतु 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक अलग से एक शाखा बनकर उभरी, एक ब्रांच बनकर उभरी, जिसको हम सब अलग से एक विषय के रूप में पढ़ा जाता था। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं उनको थॉर्नडाइक को माना जाता है, हु इज फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो उनका नाम है थॉर्नडाइक। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान के फादर होते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दो पुस्तकें लिखी थी, एक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंसी, ये 1898 में लिखा गया था, तथा एक का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान 1903 में लिखा गया था। दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा पुस्तक लिखे गए थे। थॉर्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसके अलावा थॉर्नडाइक को ही जो है प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। ये प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों को अंक गणित सिखाने हेतु थॉर्नडाइक ने 7 मानसिक योग्यताएं बताई थी। क्या सिखाने हेतु? अंक गणित। किसने? थॉर्नडाइक। कितनी मानसिक योग्यताएं? तो 7। इस पॉइंट को फिर से देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने बालकों को अंक गणित सिखाने हेतु मानसिक योग्यताएं बताई थी। कितनी मानसिक योग्यताएं? 7 मानसिक योग्यताएं। ठीक, बढ़ते अगले बिंदु पर। थॉर्नडाइक ने 1922 में एक तत्व दिया था, CAVD। CAVD तत्व, ये बालकों के विकास शिक्षा के रूप में बताया था। सी का अर्थ होता था कंप्लीटेशन, मीन्स पूर्ति करना, जो भी कार्य उनको दिया जाए वे उसे क्या करें? कंप्लीट करें। ए का अर्थ होता था अर्थमेटिक रीजनिंग अर्थात तार्किक गणना। वी का अर्थ था वोकेबुलरी अर्थात शब्दकोश। और डी का अर्थ है डायरेक्शन, उन्हें दिशा निर्देश देते रहना। तो CAVD तत्व का निर्धारण किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। कब किया था? तो 1922 में किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो है मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान कब शुरू हुआ। तो 1989 में द एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई। सबसे पहले उस 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की शाखा का संचालन हुआ सर्वप्रथम, और 1930 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा का भी संचालन पहली बार हुआ था। उसके बाद यहाँ कुछ मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान कुछ परिभाषाएं दी हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। आसान सी परिभाषा है। इन्होंने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान में जो है हम सब व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति जो चीज़ सीखता है उसके अनुभव का वर्णन और व्याख्या करते हैं। किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। यह कथन किसका है? तो जी हाँ, यह कथन जो है क्रो एंड क्रो का है। इसके बाद हम देखते हैं, कॉल्सनिक ने कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। एकदम सीधी सी परिभाषा कि जो भी सिद्धांत मनोविज्ञान के हैं उन्हीं का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में जब हम करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। स्किनर ने बताया कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। हम जब मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये इसका नेचर आपने पढ़ा होगा कि इसका नेचर कैसा है? वैज्ञानिक है इसका नेचर। तो जब भी हम शिक्षा की परिस्थितियों में, शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे, और कैसा अध्ययन करेंगे? तो जो वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे बस वही क्या कहलाता है? हमारा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन जो है स्किनर ने दिया था। अगला कथन जो है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, इस शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। कुल मिलाकर ये बात ऐसा करते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जब मनोवैज्ञानिकों सिद्धांतों एवं खोजों का प्रयोग हो। ठीक, एक क्षेत्र क्या है? तो एक क्षेत्र शिक्षा, और सिद्धांत किसके किसके हैं? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत और खोज हैं। जब इनका प्रयोग हो गए और शिक्षा की समस्याओं का हल निकले, ठीक, समस्याओं का हल निकले और उन्हीं समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो बस वही क्या कहा जाएगा? हमारा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किसका था? तो ये कथन जो है जेम्स ड्रेवर का था। उसके बाद जो है थॉर्नडाइक का कथन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित पूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। थॉर्नडाइक की क्या है?
फादर हैं अर्थात जनक है, इनके अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं अंतिम कथन जो है शिक्षा मनोविज्ञान का कि अध्ययन का केंद्र शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार। इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसके अध्ययन का केंद्र क्या है, तो है ये है शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। इस विज्ञान और कला, इसे जो है विज्ञान और कला दोनों की श्रेणी में देखा जाता है। इसे शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक आर्ट भी है और एक आर्ट एंड साइंस दोनों है ये। ठीक, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, इसका नेचर कैसा है, वैज्ञानिक है, क्योंकि अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जब भी हम अध्ययन करते हैं तो उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। इस वजह से जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो नेचर हो जाएगा, जो प्रकृति हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, वो हमेशा कैसा होता है, वैज्ञानिक होता है। तो यहाँ पे हमने इस बिंदु में 2-3 प्रश्न जो है आसानी से बन सकते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र कहाँ क्या होता है, तो इसका केंद्र होता है शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। ठीक, अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कला विज्ञान कला दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान और कला दोनों। इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है वैज्ञानिक। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित सभी तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए। उम्मीद है आपको आज का सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।